अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों को पांचवें दौर की बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने किया आमंत्रित। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति बनाए रखने का किया अनुरोध। किसानों के प्रदर्शन के चलते हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर भीषण जाम। प्रदर्शन से राहगीरों, बीमार व्यक्तियों को हो रही है भारी दिक्कत। आम व्यक्ति से लेकर व्यापारी पूरी तरह से परेशान। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की निंदा की। 2 सदस्यीय पीठ ने कहा, प्रदर्शनकारी सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सदन में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पेश किया गया धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। आंदोलन कर रहे किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर भारी भरकम मशीनों के साथ पहुंचे हुए हैं। आम जनता, व्यापारियों और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान फिलहाल अपने आंदोलन को लेकर अड़े हुए हैं। बॉर्डर पर घंटों घंटों का लंबा जाम लगा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान नेताओं को पांचवें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर के सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली का विषय और एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं पुनः किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बातचीत के माध्यम से ही हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लोगों को जाम के चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो आप देख सकते हैं कि कितना संकरा रास्ता है। आंदोलन के चलते रास्ता इतना छोटा हो गया है जिसके चलते लोगों को बॉर्डर के इस पार से उस पार तक जाने के लिए पैदल का ही सहारा है। सरकार किसानों को लगातार मनाने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को बुरी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेबर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। 2-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। काम धंधे जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है। जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है। गुरुग्राम की सीमाओं पर भी जाम लगा हुआ है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस सतर्क है और चेकिंग की वजह से जाम लगा तो गुरुग्राम पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जाम खुलवाने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। किसानों के आंदोलन के चलते काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर जाम लगे हुए हैं। मिनटों की दूरी को तय करने में घंटों का समय लग रहा है। जाम है बहुत तगड़ा। अभी मुझे 10 किलोमीटर का सफर 1-1.5 घंटा लग गया आते हुए। वहाँ तक विजयनगर से बहुत तगड़ा जाम है। करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में। नीचे तो बहुत लंबा है जी। उधर अंबाला में शंभू बॉर्डर पर हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने किसान आंदोलन की स्थितियों का जायजा लिया।
चंडीगढ़ में, तो उसके बाद 9 बजे जो है किसान संगठनों ने 19 तारीख को ऐलान कर दिया था कि वो आज के दिन सुबह 11 बजे जो है दिल्ली कूच दोबारा से करेंगे। और उसी को देखते हुए बहुत तादाद में जो है किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा हो गए थे। पर कहीं ना कहीं क्योंकि वो अप्रोच कर रहे थे बॉर्डर को और उधर से हरियाणा साइड ने जो है आंसू गैस भी छोड़ी, इस वजह से उसके बाद जब ये खबर आई कि दोबारा से वार्ता होगी, 5वां दौर जो वार्ता का है जो बुलाया गया है मंत्री द्वारा, तो उसके बाद से जो देखा जा रहा है कि किसान नेताओं ने यहाँ पे अपील करी है लाउड स्पीकर पे लोगों से कि कोई भी आगे ना बढ़े, और अगर बढ़ना भी होगा तो वो किसान नेता ही जाकर बातचीत करेंगे और कोई भी जो मसला होगा वो आराम से निकालेंगे। दिल्ली कूच करने के लिए लगभग 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ लगभग 10,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। पुलिस ने बताया है कि किसानों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स पर हमला करने के लिए पोकलेन मशीनों और जेसीबी की भी व्यवस्था की है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सलाह दी है कि वे भीड़ को नियंत्रित रखें और बैरिकेड्स के पास न जाएं। एहतियातन पुलिस ने अंबाला जिले में धारा 144 भी लागू की है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की निंदा की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश GS संघावालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ ने किसानों की बड़ी सभा की अनुमति देने के लिए भी पंजाब सरकार से सवाल किया। उच्च न्यायालय पंचकुला निवासी वकील उदय प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने बताया कि इससे लोगों को असुविधा हो रही है और 13 फरवरी से एम्बुलेंस, स्कूल बसों और पैदल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पंजाब और हरियाणा सरकार ने सुनवाई के दौरान मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट पेश की। फार्मर्स ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਗਲੀ ਡੇਟ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਉਣਾ। हरियाणा पुलिस की AIG एडमिन मनीषा चौधरी ने कहा कि हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा प्रदर्शन के दौरान भारी मशीनरी, JCB, पोकलेन जैसी मशीनों का प्रयोग न करने की घोषणा का स्वागत करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और धारा 144 का उल्लंघन न करें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, अतः ट्रैक्टर ट्रॉलियों का प्रयोग न करें। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधनों जैसे बस, रेल इत्यादि का प्रयोग करें। तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे JCB, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें। और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं, और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं। और हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पर ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। के पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने कहा कि जिले में शांति बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
उपद्रव करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर पर झज्जर पुलिस पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। हमने टोटल जो है 10 कंपनियां हैं अभी जो डिप्लॉयड हैं, जिसमें कि ट्रैफिक ड्यूटीज भी हैं और 2 पैरामिलिट्रीज हैं, 2 हमारी बिल्कुल ही ट्रेंड कंपनीज हैं और बाकी कंपनीज हैं। साथ ही सभी जो हमारे डीएसपीज हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं और हम हर क्षण पे जो भी स्थिति बन रही है उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और जैसे भी जो भी स्थिति आती है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई भी उपद्रव करने का प्रयास करता है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानूनी बनती है वो की जाएगी। आम लोगों से मेरा यही आह्वान है कि जो भी है आपको ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे द्वारा जारी की गई है, जिसको हम समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी डालते हैं और साथ ही अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, तो उसकी आप पालना करें। उधर किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी ईएसआई कौशल कुमार का आज निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान कल अचानक कौशल कुमार की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें तुरंत अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। 56 वर्षीय ईएसआई कौशल कुमार जिला यमुनानगर के गांव कांजीवास के रहने वाले थे और अंबाला में अकाउंट ब्रांच में कार्यरत थे। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन के चलते विभिन्न रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। अंबाला के कपड़ा और साइंस उद्योग के व्यापारियों ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी अंबाला सामान खरीदने के लिए आते हैं। रास्ते बंद होने से वे सामान का आयात व निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। रास्ते रोकना पूरी तरह से अनुचित है। उद्यमी उमेश गुप्ता व अन्य ने बताया कि किसान आंदोलन के कारण साइंस उद्योग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण करोड़ों रुपयों का माल फैक्ट्रियों में पड़ा है। ऐसे में रास्ते शीघ्र खुलने चाहिए। कस्टमर्स हैं वो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं और जो अगर हमने सामान कहीं भेजना है ट्रांसपोर्ट से, कार्गो से, कोरियर से, वो भी हम टाइमली डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या कि रोज़ गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही और ये टाइम जो है हमारा, ये जो फरवरी और मार्च होता है, इसमें मैक्सिमम स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैक्सिमम स्कूल्स में प्रैक्टिकल का सामान जो है वो सारा लास्ट आवर में ही परचेज होता है। वो भी ना तो ऑर्डर आ पा रहे हैं प्रॉपरली और ना हम सामान भेज पा रहे हैं। उससे जन जीवन को काफ़ी मतलब की परेशानी हुई है। काफ़ी लोग परेशान है, आना जाना बड़ा मुश्किल है। इवन मैं भी चंडीगढ़ जाना था या क्या बोलते हैं पंजाब जाना था, हम नहीं गए क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक हैं, बंद पड़े हैं। इससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। बिजनेस में भी काफ़ी इफेक्ट है। कोई कस्टमर नहीं आ रहा, पंजाब का कोई कस्टमर नहीं आ रहा। जैसे हमारा बिजनेस साइंस का है, स्कूल वाले आते हैं, लेबोरेटरी वाले आते हैं, कॉलेजेस वाले आते हैं, तो सब बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, कोई भी बिजनेस नहीं है। ब्लॉकेज लगा हुआ है, इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आज की डेट में नियर अबाउट 50 से 60 करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि ना तो हमारे व्यापारी भाई हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आ पा रहे हैं, ना ही हमारा मटेरियल यहाँ से जा पा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने सबने मटेरियल लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सर जब तक ये शंभू बैरियर ओपन नहीं होता है हम नहीं कर पाएंगे। अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट में भी किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल रहा है और बाजार सूने पड़े हैं। शंभू टोल प्लाजा बंद है। पंजाब से लोग खरीदारी के लिए अंबाला कपड़ा मार्केट नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते दुकानदार भी परेशान हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश होता था, काफ़ी ऑक्यूपाइड रहती थी मार्केट्स हमारी सारी, इस टाइम ऑलमोस्ट सभी दुकानदार फ्री ही बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। वो सब उसका रीज़न यही है कि बॉर्डर्स हर तरफ से सील किए हुए हैं। कस्टमर का आना जाना, माल लेके जाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है। ग्राहक का आना जाना बिल्कुल बंद है। कहीं माल जाना, ट्रांसपोर्ट पे जाना, कहीं आना जाना। हमारा संबंधी सारे चंडीगढ़, पंजाब, ये सारा पटियाला, राजपुरा, सरहिंद, खन्ना, इधर से ही हैं सब। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जो सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लाखों पूर्वजों की कुर्बानी और तब से ये दिन देखने को मिला है। उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान, जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सबका नाम उसमें आ गया है, किसी का विरोध इसमें जताया नहीं है और उनसे प्राप्त हुआ है। उन सब पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए अपार कृपा, अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राम मंदिर पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा कि भगवान श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना हैं। श्री राम हमारी विरासत व सभ्यता हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के विराजमान होने से पूरे देश में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण राम मंदिर के निर्माण में कोई भी अड़चन नहीं आई। दान से प्राप्त हुआ है। यह सदन अपने उन सब पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह उपलब्धि अमृतकाल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा वासियों की भावनाओं से ओतप्रोत यह धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये राम मंदिर बना और हमने उसको देखा। इसके लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी गई, 76 लड़ाइयां, 76 युद्ध इसको मुक्त कराने के लिए हुए। क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण कोई भी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। कोर्ट का फैसला आने के बाद और वहां पर विशाल मंदिर बनाया गया। मैं जो उसका मूर्ति का बनाई है जिसने, मैं उसका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतनी सुंदर रामलला की मूर्ति उसने बताई। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि पीपीपी में सूचनाओं को ठीक करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब तक पीपीपी की 22 कैटेगरी में आई करीब 83 लाख शिकायतों में से 80 लाख से अधिक का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि पीपीपी में यदि कोई त्रुटि होगी तो सरकार द्वारा उसे 30 दिनों के अंदर ठीक किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के सवाल के जवाब में कहा कि रजिस्ट्रियों में हुई गड़बड़ी की सरकार द्वारा उचित जांच और कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पंचगांव मानेसर का प्रोजेक्ट अहम है। इसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवजा व ब्याज देने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और उसके निर्णय के अनुसार सरकार आगे कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोकाटिस का दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर इस वक्त भारत में हैं। पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की भी बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ग्रीस के समकक्ष ने साझा वक्तव्य दिया। पीएम मोदी ने भारत और ग्रीस के संबंधों में आ रही मजबूती को सराहा। उन्होंने कहा कि दोनों देश संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद की चुनौती को लेकर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति और संवाद को जरूरी बताया। पीएम ने हिंद प्रशांत में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत किया। को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संदेशखाली मामले में ममता सरकार पर हमला बोला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि संदेशखाली में घटने वाले मामले ने पूरे देश और मानवता को शर्मसार किया है। ममता राज में बंगाल में मीडिया व महिलाओं की आवाज दबाई जा रही है। संदेशखाली का संदेश आज पश्चिम बंगाल की गली गली जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये जो आवाजें दबाने का काम, मीडिया की आवाज को दबाने का काम ममता जी की सरकार कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका गला घोंटने का काम मत कीजिए। आप कब तक मीडिया की आवाज को दबाएंगे? आप कब तक महिलाओं की आवाज को दबाएंगे? आपके राज में कब तक ये जुल्म होते रहेंगे? आखिर चीखो पुकार करके सवाल बार बार खड़े होते हैं कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने हरियाणा दौरे के दौरान गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार की परियोजना का शुभारंभ किया था। गुरुग्राम के लोग काफी समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार से विकास को नई गति मिलेगी और साइबर सिटी के लोगों को ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 29 किलोमीटर लंबाई वाली मेट्रो लाइन पर 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। ओल्ड गुरुग्राम के लोगों का मेट्रो से जुड़ाव होना यातायात की दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित होगा। बसई के नजदीक बनने वाले मेट्रो डिपो के पास ही सेक्टर 101 के आसपास एक स्टेशन तैयार करके द्वारका एक्सप्रेस वे को भी इस मेट्रो रूट से जोड़ा जाएगा। उसमें हो गया है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। लगभग 5,500 करोड़ की इस पे लागत आएगी और इसमें जो अभी मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है वहाँ से कनेक्ट होके और सुभाष चौक होते हुए ओल्ड गुड़गांव होते हुए वापस से साइबर सिटी में मेट्रो की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो एक तरीके से जो हमारा ओल्ड गुड़गांव का एरिया है वो भी इससे जुड़ जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी ही काम शुरू होगा और इससे सरकार का मानना है, हमारा मानना है कि जो गुड़गांव में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसका भी हल होगा, क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को मिलेगा और वैसे भी शहर की प्रगति में, तरक्की में इससे हेल्प मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में काम शुरू होने का भी संभावना है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के पुराने शहर में मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तर्ज पर हरियाणा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन भी किया है। गुरुग्राम में 25 फरवरी को आयोजित होने जा रही गुरुग्राम मैराथन के लिए अभी तक करीब 27,000 से अधिक नागरिकों ने अपना पंजीकरण करवाया है। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में होने जा रहे इस मेगा इवेंट के सफल व सुरक्षित आयोजन को लेकर प्रतिबद्ध है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कल एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस मेगा मैराथन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। जिस गति से इस इवेंट को लेकर लोगों की भाग लेने की संख्या
दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे लगता है कि ये भारत का सबसे बड़ा मेगा मैराथन इवेंट होने जा रहा है। मैराथन में भाग लेने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि कल है। उपायुक्त ने बताया कि मैराथन रूट पर रनर्स को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संबंधित RWA से संपर्क किया जा रहा है, जिसमें प्ले कार्ड्स व अन्य कार्यक्रमों से धावकों का उत्साहवर्धन किया जाएगा। मुख्य आयोजन से पहले 24 फरवरी तक लेजर वैली पार्क में एक्सपो का आयोजन होगा, जिसमें स्पोर्ट्स व फिटनेस से जुड़ी स्टॉल्स लगाई जाएंगी। साथ ही मैराथन के लिए पोर्टल पर फुल व हाफ मैराथन व 10 किलोमीटर की श्रेणी में आवेदन करने वाले धावकों को रनिंग किट्स प्रदान की जाएगी। प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी का आज 91 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। सीने में दर्द के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उपचार से पहले उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ और आकर्षक शैली से दर्शकों को दशकों तक मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने अपना करियर अंग्रेजी भाषा के प्रसारक के रूप में शुरू किया और देश की आज़ादी के बाद हिंदी भाषा को महत्व दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने रेडियो प्रसारक अमीन सयानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि रेडियो पर गूंजती अमीन सयानी की सुरीली आवाज़ सभी लोगों को आकर्षित करती थी। अमीन सयानी ने अपने कार्य से भारतीय प्रसारण के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने अमीन सयानी के परिवार, प्रशंसकों और रेडियो के सभी श्रोताओं के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रसिद्ध न्यायविद फली एस नरीमन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। नरीमन ने 1972 और 1975 के बीच महाधिवक्ता के पद पर कार्य किया। उन्होंने आपातकाल के दौरान पद से त्यागपत्र दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फली नरीमन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर कहा कि नरीमन विधि जगत के प्रमुख स्तंभ थे। भारतीय संविधान के प्रबुद्ध विशेषज्ञ फली नरीमन वैश्विक स्तर पर भी सम्मानित न्यायविद थे। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य सहित विभिन्न पदों पर समान समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की। संवैधानिक परिपाटियों को समृद्ध करने और विधि व्यवस्था को मजबूत करने में फली नरीमन का योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन के निधन पर शोक जताते हुए एक्स पर कहा कि न्यायविद फली नरीमन कानून के सर्वाधिक असाधारण ज्ञाता और प्रबुद्ध जनों में शामिल थे। उन्होंने पूरा जीवन आम नागरिकों के लिए न्याय सुलभ कराने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।